हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कक्षा कक्ष में संप्रेषण का क्या अर्थ है, संप्रेषण की गतिविधियां किस प्रकार से चलती है, संप्रेषण के अंतर्गत किन किन बातों का या किन गतिविधियों का हम पालन करेंगे तो कहा जाएगा कि कक्षा कक्ष का संप्रेषण अच्छा रहा या अध्यापक ने अच्छे संप्रेषण का कार्य करते हुए अधिगम कराने में सफलता अर्जित की है। आइए हम लोग कक्षा कक्ष के संप्रेषण के विषय में पहले अर्थ जानते हैं कि कक्षा कक्ष का संप्रेषण होता क्या है। अगर हम कक्षा कक्ष के संप्रेषण की बात करें तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्यों के अंतर्गत कक्षा कक्ष में संप्रेषण यानी जो ज्ञान का, सूचना का या व्यवहार का जो क्रिया की जो जानकारी जो है पहुंचाई जा रही है छात्रों के पास, यानी शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में संप्रेषण के अंतर्गत जो ज्ञान, सूचना, क्रिया, व्यवहार इत्यादि जो सिखाए जाते हैं उसके माध्यम से अधिगम हो जाए, अधिगम में सफलता प्राप्त हो जाए तो कक्षा कक्ष का संप्रेषण कहा जाएगा। इसको फिर से आप देखिए, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य के यानी शिक्षण कार्य कक्षा कक्ष में, शिक्षण कार्य कक्षा कक्ष द्वारा शिक्षण कार्य कक्षा कक्ष में संप्रेषण के द्वारा जो ज्ञान, सूचना, क्रिया, व्यवहार इत्यादि सिखा करके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है या छात्रों को अधिगम कराने का जो प्रयास किया जाता है या जो अधिगम होता है वही कक्षा कक्ष संप्रेषण कहा जाता है। अगर हम सामान्य वे में कहें तो कक्षा कक्ष का संप्रेषण का तात्पर्य यह है कि अध्यापक जो कुछ भी ज्ञान, सूचना, व्यवहार, क्रिया इत्यादि जो कुछ भी वो सिखाता है, बताता है, संकेत से, बोल के, अभ्यास से जो कुछ भी वो करता है उसके द्वारा जब छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, कैसा परिवर्तन, जैसा अध्यापक चाहता है, तब वो कक्षा कक्ष का संप्रेषण कहा जाएगा। जैसे आप न्यूज़ चैनल देखते हो, न्यूज़ में बहुत सारी सूचनाएं आती है, क्या सबको याद रहती हैं? नहीं, कुछ याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से याद हो। तो कहने का हमारा तात्पर्य है ये जो है समाचार का संप्रेषण का कुछ और स्वरूप है, लेकिन शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य के लिए यह आवश्यक है कि जो कुछ भी वो पढ़ा रहा है वह बालकों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तब वो सफल संप्रेषण कहा जाएगा। नहीं तो पढ़ाए आपको कक्षा कक्ष में न समझ में आए तो उसका संप्रेषण का कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे। शिक्षण के माध्यम से कक्षा कक्ष में संप्रेषण के अंतर्गत ज्ञान, सूचना, क्रिया या व्यवहार के माध्यम से जो छात्रों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाया जाता है वही कक्षा कक्ष का संप्रेषण कहलाया जाता है। अगर हम बात करें तो कक्षा कक्ष का संप्रेषण द्विपक्षीय है, यानी अध्यापक द्वारा स्टूडेंट से, स्टूडेंट द्वारा अध्यापक, क्योंकि अध्यापक जो बताए विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए और विद्यार्थी सही सीख रहा ये बात अध्यापक को भी समझ में आनी चाहिए कि नहीं विद्यार्थी सही अनुक्रिया दे रहा है, हमारे अनुसार चला। ये द्विपक्षीय संप्रेषण, दोनों पक्ष से सूचनाओं का, ज्ञान का, व्यवहार का, क्रिया का सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह द्विपक्षीय संप्रेषण है। तो ये हम कह सकते हैं कक्षा का संप्रेषण द्विपक्षीय संप्रेषण है, जिसमें अध्यापक विषय वस्तुओं का ज्ञान छात्रों को देता है और छात्र उस विषय वस्तु पर स्वीकृति देते हुए व्यवहार में परिवर्तन करने का विश्वास या परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तब जाकर के वह कक्षा कक्ष का संप्रेषण पूर्ण होता है। तो क्या इतना ही कक्षा कक्ष का संप्रेषण होता है? नहीं, कक्षा कक्ष के संप्रेषण के अंतर्गत और भी सारी गतिविधियां हैं। जैसे कक्षा कक्ष में संप्रेषण तभी संभव है जब कक्षा कक्ष के अंदर जो भाषा प्रयोग की जा रही है, यानी भाषा के अंदर जैसे जो संकेत हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी के क ख ग घ सामने वाले को क ख ग घ पहचानना आना चाहिए, उसको उच्चारण सही ढंग से समझना चाहिए, उसको आना भी चाहिए, और वह स्वर व्यंजन को भी अच्छे ढंग से पहचाने, उसका प्रयोग करे, उस शब्द को समझे, और क्या चाहिए, वाक्य प्रयोग को समझे, शब्दकोश को समझे, भाषा के अर्थ को समझे, भाषा के संकेत को समझे, तब उसके बाद हम संप्रेषण का कार्य कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संप्रेषण के लिए पहली ज़रूरी है भाषा। भाषा के प्रतीकात्मक चिन्ह, जैसे क कैसे बनता है, अंग्रेजी में ए कैसे बनता है, तो जिस भाषा में हम पढ़ा रहे हैं उस भाषा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का संप्रेषण तब संगठित रूप से पूर्ण होगा जब उस भाषा के प्रत्येक पहलू से जिस स्तर पर पढ़ाया जा रहा है उस स्तर पर विद्यार्थी समझे।
तो भाषा का संप्रेषण होना आवश्यक है। यह भाषा शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। जैसे कहीं कहीं मैं हिंट करता हूँ, संकेत करता हूँ कि इससे इसका संबंध वहाँ से भी है, इसका संबंध ऐसे भी होता है, इसमें क्या प्रयोग संभव है। जब मैं संकेत करता हूँ या निगाहों से संकेत करता हूँ या स्केल से संकेत करता हूँ या फिर हम किन्हीं अन्य गतिविधियों के माध्यम से हम संकेत करता हूँ किसी बात का, किसी जानकारी का, किसी क्रिया का, तो भाषा वह भी है। तो इसीलिए संकेत वाले चिन्ह को भी समझना आवश्यक होता है भाषा के अंतर्गत। जैसे अगर किसी ने आपसे कहा कि खाना लाओ, खाना लाओ, तो इसका ये संकेत है कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है और बहुत ज़्यादा क्रोधित है, जल्दी से उसको खाना पहुँचाओ। बोला तो गया शब्द खाना लाओ, उसको प्रेम से बोला जाता तो इसका अर्थ है कि चलो भाई दिमाग ठंडा है उनका, जोर से गर्म से बोल रहा है तो दिमाग गर्म भी है, भूख भी लगा है। तो उन शब्द के स्वर के आधार पर संकेतों को भी समझना चाहिए। तो ये सब होता है जब इन सभी पहलुओं को आप बच्चों को समझा करके पढ़ाएंगे तब कक्षा का संप्रेषण पूर्ण होगा। आप कठिन कठिन शब्द यूज कर रहे हो, बालकों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वह संप्रेषण उचित नहीं माना जाता। दूसरा, अगर हम बात करें किसी विषय का आप ज्ञान दे रहे हो तो उस विषय के पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक है छात्रों को, तब वो संप्रेषण प्रभाव पूर्व का ज्ञान होना आवश्यक। कोई सिद्धांत पढ़ा रहे हो तो उस सिद्धांत के लिए आवश्यक तत्वों की जानकारी होना जरूरी होगा, तब आप सिद्धांत पढ़ाएंगे, तब उसको समझ में आएगा, तब कक्षा संप्रेषण अपने मौलिक रूप में होगा। उसी तरह से कोई अगर सवाल बता रहे हो तो उसमें जो सूत्र बताना, कोई प्रमेय बता रहे हो तो उसे सिद्ध करना बताना, तो ये सब जो गतिविधियाँ हैं इसके प्रत्येक पहलुओं से पूर्ण रूप से परिचित कराते हुए या उसके महत्वपूर्ण संकेतों से, प्रतीकात्मक गतिविधियों से परिचित कराते हुए उसे पढ़ाएं ताकि वह ज्ञान के द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, तब कहा जाएगा कि आपको विषय पढ़ाने आता है, विषय का संप्रेषण आपका अच्छा है। उसी तरह से अगर कोई समस्या की बात कर लें, किसी विषय के अंतर्गत कोई विधि की बात कर लें, तो विधियाँ भी हमको जो है एक निश्चित प्रारूप को बताती हैं। तो वह विधियाँ भी आप उस बालक को समझा करके जब आप बताएंगे तब जा कर के वो आपके विचारों को समझेगा, तब वह विषय के अंतर्गत संप्रेषण कहा जाएगा। उसी तरह से अगर हम समाज की बात करें तो समाज का संप्रेषण का तात्पर्य है कि उसकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए, उस समाज की संस्कृति आपको समझ में आनी चाहिए कि उस समाज की संस्कृति के अंतर्गत खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली चाल, आवश्यकता, परिवर्तन, इच्छा इत्यादि गतिविधियाँ आपसे परिचित होना चाहिए। साथ में सामाजिक संबंधों का वहाँ पर स्वरूप क्या है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। समाज की आवश्यकता, समाज की परिवर्तन, समाज की समस्या, समाज में संगठनात्मक स्वरूप, समाज के समूहों को भी आपको विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत समझ में आना चाहिए। तब आप जो है समाज के अंतर आप संप्रेषण कर सकते हैं, अपने नए विचारों को पहुंचा सकते हैं, उनके समस्याओं को समझ सकते हैं, तब वहाँ जो है कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तब वहाँ आपकी अहमियत बढ़ेगी और समाज का अहमियत आपके लिए बढ़ेगी, तब आप अच्छे ढंग से संगठित होकर के उस समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। दूर दूर से बोलना अलग बात है, ये सब व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से ही संप्रेषण किया जा सकता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संप्रेषण एक पक्ष प्रस्तुत करता है, दूसरा पक्ष स्वीकृत करता है, स्वीकार कर ले, समझ ले, उसको अपनी भाषा में समझ ले या उसके अनुसार व्यवहार परिवर्तन कर ले या उसके अनुसार अपना कार्य या प्रतिक्रिया या स्वीकृति प्रस्तुत कर दे, तब समझिए कि संप्रेषण अपने पूर्ण रूप में है। संप्रेषण का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि सूचनाओं को पहुंचा दिया जाए, आपका काम खत्म। जैसे टीवी पे हमने बहुत सारी चीज़ें, सूचनाएं, ज्ञान पहुंचा दिया, जिसको ज़रूरत हो ले ले, जिसको ज़रूरत हो न ले, छोड़ दे। तो ऐसा संप्रेषण शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण की सफलता तभी मानी जाती है जब वह अधिगम में बदल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सारा वीडियो देखने के लिए आप चैनल के अंदर चले जाइए, प्लेलिस्ट में हर विषय का वहाँ प्लेलिस्ट के अंतर्गत वीडियो पड़ा है, आप पढ़िए। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य। आज के लिए इतना ही। हरिओम।